हाय एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू ऑल यू आर गुड। मैं मयंक रागा, IIBB प्रो क्लासिक फिजिक एथलीट। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का। मेरे साथ जो फिटनेस एक्सपर्ट है, हेल्थ एक्सपर्ट है, डॉक्टर दिव्य प्रकाश। आज हम उनसे थोड़ा फिटनेस हेल्थ एडवाइस लेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि एनाबॉलिक्स के ऊपर है। इसमें सब कुछ आपका लीवर, किडनी फंक्शन, जो भी हमारे प्रिकॉशंस है, हमें कैसे क्या कवर अप करना है जब हम अपने पेट इनहेंस जो जितने बॉडी बिल्डर्स हैं उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो आज हम उनके साथ कवर अप करेंगे। तो आज हम एनाबॉलिक्स अवेयरनेस के ऊपर बात करेंगे और जैसे कि एक केस स्टडी भी आपको एक बताएंगे हम, ठीक है। और डॉक्टर दिव्य प्रकाश हमारे साथ है, वो आपको पूरा बताएंगे एनाबॉलिक्स के बारे में, कैसे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। आज हम मेनली किडनी फंक्शन के बारे में बात करेंगे। हाय एवरीवन, आज हम मेनली एक केस स्टडी के बारे में बात करेंगे। एक बॉडी बिल्डर है, उनका काफ़ी अच्छे लेवल के बॉडी बिल्डर हैं। उनके किडनी फंक्शन जो डिटोरिएट हुई थी उसके बारे में मेनली डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि बॉडी बिल्डर्स को, स्पेशली जो इन्हांस बॉडी बिल्डर्स हैं और जनरल पॉपुलेशन में भी ऐसा होता है, क्योंकि कोई भी ऐसी बीमारी जो है डिस्कवर नहीं हुई है जो बॉडी बिल्डर्स के ऊपर स्पेशली पढ़ा गया हो। ये सारी जो ही डिजीज़ेज़ होती हैं, वो किडनी फंक्शन डिटोरिएशन की भी अगर डिजीज़ेज़ हैं तो वो भी जनरल पॉपुलेशन से ही उठाई जाती हैं और उसको फिर उसके कोरिलेशंस को स्टैब्लिश किया जाता है बॉडी बिल्डर्स के साथ। और बॉडी बिल्डर्स की केस स्टडीज़ जो होती हैं क्लिनिकल लिटरेचर में उतनी नहीं पाई जाती, और बॉडी बिल्डर्स के ऊपर जो रिसर्चेज़ हैं, जो इन्हांस बॉडी बिल्डर्स हैं, उनके ऊपर बहुत कम होती हैं। जैसे कि मतलब आप जब परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स यूज़ कर रहे हो, लाइक ग्रोथ हार्मोन और स्टेरॉइड्स, तो ये स्टेरॉइड्स वगैरह का इफेक्ट किडनी फंक्शन के ऊपर क्या होता है, कैसे होता है इन्हांस बॉडी बिल्डर के, ये पर्टिकुलरली इन्हांस बॉडी बिल्डर्स को लेके डिस्कस नहीं किया जाता। मेनली जो जनरल पॉपुलेशंस हैं वहीं से मोस्टली केसेस को उठाया जाता है और कंपेयर किया जाता है इन्हांस बॉडी बिल्डर से। हालांकि कुछ रिसर्चेज हैं जो इन्हांस बॉडी बिल्डर्स के ऊपर भी की गई हैं। तो मैं डॉक्टर दिव्य प्रकाश से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि तो KFT है, किडनी फंक्शन, तो उसके लिए क्या क्या टेस्ट होते हैं और उसमें क्या मैंने सुना है जैसे कि जो KFT होता है उसके सिम्टम्स बहुत लेट आते हैं किडनी फंक्शन के और पता भी नहीं चलते कितने उसमें। तो उसका क्या रीज़न है? किडनी फंक्शन में मेनली जो टेस्ट होते हैं, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमें करना क्या क्या एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि टेस्ट क्या क्या कर रहे हैं। तो आप मोस्टली देखोगे 99.99% केसेस में क्या होता है कि जो किडनी फंक्शन है उसमें जो लोग चेक करते हैं वो सिर्फ KFT चेक करते हैं। तो KFT में आता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन आता है, और यही दो रहते हैं मोस्टली, जो रहते हैं यही दो रहते हैं। तो उसमें जो क्रिएटिनिन है वो इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल किडनी फंक्शन जो होता है, उसके अलावा भी हमें कुछ और टेस्ट करने चाहिए, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट आएगा जो किडनी फंक्शन को डिसाइड करता है, वो EGFR आता है, एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आती है। उसके बाद आता है स्पेशली बॉडी बिल्डर्स के लिए जिनका मसल मास ज़्यादा है, तो उनको क्रिएटिनिन पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए अपना किडनी फंक्शन चेक करने के लिए। उनको अपना सिस्टैटिन C के लेवल्स भी चेक करने चाहिए। सिस्टैटिन C हो गया, और उसके बाद हमें अल्ट्रासाउंड करके चेक करना चाहिए, क्योंकि जैसे किडनी का फंक्शन डिटोरिएट होता है ना, तो जैसे हम अल्ट्रासाउंड देखेंगे तो अल्ट्रासाउंड में हमें ये चेक करना होता है, मेनली यही चेक करना होता है कि किडनी के साइज़ में इंक्रीज़ हुआ है कि नहीं हुआ है, कि मतलब किडनी में हाइपरट्रोफी है कि नहीं। अगर किडनी में हाइपरट्रोफी हुई हो तो उसमें साफ साफ दिखेगा कि किडनी के साइज़ बढ़े हुए हैं, और जो नॉर्मल किडनी का साइज़ होता है उसका डिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि मतलब इतने बाई इतने सेंटीमीटर है, तो ये नॉर्मल किडनी है। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि जो किडनी का साइज़ है ये कैसे और क्यों होता है? ये किडनी के साइज़ में प्रॉब्लम क्या आती है कि एक बार जैसे किडनी का फंक्शन नीचे जाने लगा। अब किडनी का काम क्या है, जितने भी बॉडी में ब्लड में टॉक्सिन्स हैं उसको क्लियर आउट करना है यूरिन के थ्रू। अब जैसे किडनी का फंक्शन नीचे जाने लगा तो किडनी अब वो सारे टॉक्सिन्स को क्लियर नहीं कर पाएगी बॉडी से, तो अब वो सारे जो टॉक्सिन्स हैं ब्लड में ही घूमते रहेंगे। तो जैसे जैसे किडनी का फंक्शन नीचे जाता जाएगा वैसे वैसे टॉक्सिन्स जो हैं जिनको यूरिन के थ्रू निकाल देना था किडनी ने, वो निकाल नहीं पा रही है, तो वो ब्लड में एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे ये ब्लड में एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं तो किडनी अपने साइज को बढ़ाती है। क्यों बढ़ा रही है? क्योंकि अब किडनी के ऊपर डिमांड ज़्यादा हो गया है, क्योंकि पहले टॉक्सिन्स कम थे, अब टॉक्सिन्स धीरे धीरे, क्योंकि किडनी का फंक्शन खुद ही नीचे जा रहा है, तो उसके ऊपर हाइपर फिल्ट्रेशन की डिमांड्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो अब जैसे क्या करेगा किडनी, इन सारी चीज़ों को कंपनसेट करने के लिए देखेगा कि इतने सारे टॉक्सिन्स हैं जो मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, अपने साइज़ को बढ़ाने लगेगा धीरे धीरे। और ये जो अब इस केस स्टडी में भी आप देखोगे कि इस केस स्टडी में भी अभी किडनी के साइज़ में इंक्रीज़ नहीं हुई है, किडनी में कोई हाइपरट्रोफी नहीं है, किडनी अपने नॉर्मल साइज़ में है। तो इसमें होता पैटर्न क्या होता है इसका कि पहले आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट गिरेगा, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अच्छा खासा जब गिर जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी किडनी जो है उसकी फिल्ट्रेशन की रेट कम हो गई है। अब वो वहाँ से बहुत सारे टॉक्सिन्स को क्लियर नहीं कर पा रही है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे EGFR गिरता जाएगा
टॉक्सिन्स के अमाउंट ब्लड में बढ़ते जाएंगे क्योंकि वो टॉक्सिन सब क्लियर नहीं कर पा रहे, इसीलिए फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो चुकी है किडनी की। तो अब ये सारे टॉक्सिन्स जो हैं किडनी पे और ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करेंगे कि मुझे भी बाहर जाना है ना, वो टॉक्सिन्स भी तो चाहते हैं कि मैं बॉडी से बाहर जाऊँ, ब्लड से फिल्टर आउट होके यूरिन के थ्रू किडनी के मीडियम से बाहर चली जाऊँ। अब आप एक बार ये बता दीजिए कि अगर EGFR बहुत लो हो जाता है तो उसमें क्या क्या हमें डिजीज़ देखने को मिलती है, जैसे डायलिसिस पे आ जाते हैं लोग। तो अब देखो इस प्रॉब्लम को मेनली बोलते हैं FSGS, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि EGFR आपका नीचे जाता जाएगा। EGFR एक लेवल तक बहुत नीचे आ चुका होगा और EGFR नीचे हुए आपको काफ़ी टाइम हो गया। जैसे मान लेते हैं कि कोई बॉडी बिल्डर है, एक बॉडी बिल्डर केस में मैंने ये भी देखा है कि उनका EGFR लगभग 2 साल से नीचे है, मतलब ऑलमोस्ट 50, 55, 60 पे आ चुका है, और वैसे का वैसे ही 2 साल से है। ठीक है, क्योंकि ड्यूरेशन का भी डिफरेंस है ना। अब जैसे मान लेते हैं कि किसी का GFR 60 है, 90 प्लस होना चाहिए, किसी का GFR 60 आ गया ऑलरेडी, अब वो 60 का 60 सिर्फ 2 महीने से है या 1 महीने से है, 2-3 महीने से ही है सिर्फ, तो ये ड्यूरेशन कम है। लेकिन एक केस में क्या होता है कि किसी की किडनी फंक्शन जो है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, GFR है, वो 55-60 है, लेकिन उसको 55-60 रहते हुए 2-3 साल हो चुके हैं। याद नहीं कि किडनी पे स्ट्रेस अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि 2-3 साल से जो इतने अमाउंट में जो टॉक्सिन्स थे वो ब्लड में घूम रहे हैं और किडनी के ऊपर स्ट्रेस डाल रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि उस बॉडी बिल्डर के केस में उसकी किडनी की जो साइज़ थी वो भी इंक्रीज़ हो गई थी। तो अल्ट्रासाउंड में हमने ये भी चेक किया था कि उनकी किडनी की साइज़ भी इंक्रीज़ हो गई है। तो आप इन दोनों चीज़ों को आपको चेक करना है। आपको पहले ये चेक करना है कि आपका GFR कितने नीचे गया है, और अगर नीचे गया है तो ये चेक करने के लिए किडनी पे कितना लोड पड़ा है। आपको अल्ट्रासाउंड में आपके किडनी के साइज़ भी चेक करनी है कि उसमें हाइपरट्रोफी हुई है कि नहीं हुई है, अगर हुई है तो कितनी हुई है। तो इससे ये पता चलेगा कि किडनी पे स्ट्रेस कितना ज़्यादा है। एक बार जब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है आपका बहुत नीचे आ चुका है, नीचे मतलब 20 के नीचे या 10 के नीचे, सिंगल डिजिट में या 15-20 के आसपास आ जाता है, तो ये ऑलमोस्ट किडनी फेलियर हो जाती है। तो अब यहाँ पे एज अ बॉडी बिल्डर नहीं कंसिडर करते हैं, यहाँ पे एक एज अ जनरल पॉपुलेशन गाय कंसिडर करते हैं। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शंस बचती हैं, या तो आप किडनी ट्रांसप्लांट करो, दूसरे की किडनी लो, ठीक है, या फिर आप डायलिसिस पे जाओ। तो दोनों में क्या प्रॉब्लम्स हैं, दोनों में क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं, उसमें सबसे पहले किडनी ट्रांसप्लांट में जो मेजर प्रॉब्लम आएगा कि एक बार आपने दूसरे की किडनी ले ली, आपकी किडनी वहाँ से निकाल दी गई जो डिस्टर्ब हो चुकी है, और दूसरे की किडनी ले ली, तो आपको पूरी लाइफ इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे रहना होगा, क्योंकि आपने दूसरे की किडनी ली है। हाँ, तो जो इम्यून सिस्टम है आपका उसको एक पैथोजन की तरह डिटेक्ट करेगा कि ये क्या फॉरेन चीज़ आ गई, तो इसको अटैक करके ख़त्म करो। तो हमें पूरी लाइफ इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स पे रहना होगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा गिर जाएगी, और एक बार इम्यून सिस्टम गिर गया तो आपको जो जनरल इन्फेक्शंस हैं, कोल्ड एंड कफ है, कैंसर है, क्योंकि कैंसर जो कैंसरस सेल्स भी हमारी बॉडी में बनते हैं उससे भी लड़ता इम्यून सिस्टम ही है। ठीक है, तो एक बार किडनी फंक्शन डिटोरिएट हो गया और आपने दूसरे की किडनी ले ली, और उसके बाद आपको हमेशा इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे रहना पड़ेगा, क्योंकि वो दूसरे की किडनी ली है, चाहे कितना हो टेस्ट करके लिया हो आपने, आपको अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखना पड़ेगा, वरना आपका इम्यून सिस्टम उस किडनी को अटैक करके ख़राब कर देगा। ठीक है, एक और है ना, डायलिसिस वाला हो गया ना, डायलिसिस। ठीक है, और डायलिसिस में मेन क्या इशू आएगा कि डायलिसिस में आपकी बॉडी में से ब्लड बार बार निकाला जा रहा है, उसमें जो टॉक्सिन्स हैं जो किडनी नहीं फ़िल्टर कर पा रहा था उसको हम खुद से फ़िल्टर करके आपके बॉडी में डालेंगे। तो इसमें क्या होगा कि आपके हार्ट पे बहुत ज़्यादा लोड आएगा। ये इसलिए आएगा क्योंकि इसमें जब आप ब्लड निकालोगे, उसमें से टॉक्सिन्स को क्लियर करोगे, छानोगे, फिर से ब्लड को डालोगे, तो ब्लड बार बार की उसकी जो डेंसिटी है ब्लड की बार बार थिक और थिन होता रहेगा। ठीक है, तो हार्ट पे बार बार अलग मतलब उसको अलग तरीके से परसीव करेगा हार्ट की, ये कभी ब्लड बहुत थिक हो जाता है, कभी बहुत थिन रहता है। तो हार्ट की जो वॉल्स हैं, जो कि एक बॉडी बिल्डर में ऑलरेडी काफ़ी डिस्टर्ब्ड होती हैं, जैसे मैंने अभी एक रिपोर्ट की थी, वो भी एक अच्छे बॉडी बिल्डर थे, तो उनका जो साइज़ था हार्ट का वो भी और डिस्कस कर लेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम के एक बॉडी बिल्डर का हार्ट पहले ही काफ़ी लोड ले रहा होता है, अगर आप डायलिसिस पे चले गए तो आपके हार्ट पे और ज़्यादा लोड पड़ने लगेगा, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है डायलिसिस में। तो इसका मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अगर जैसे कोई बॉडी बिल्डर, इनहेंस बॉडी बिल्डर अगर अपने ब्लड टेस्ट वगैरह कराता है EGFR, तो ये क्या रिवर्स हो सकते हैं, क्या ये दोबारा क्योर हो सकते हैं? हाँ, ऑब्वियसली ये क्योर हो सकते हैं, बट हमें ये देखना पड़ेगा कि जो डैमेज है वो कितना हुआ है। अब जैसे ये केस हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं उसमें आप देखो
कि क्रिएटिनिन 1.5 1.6 तक गई है, EGFR 55 56 पे है, बट अगर आप अल्ट्रासाउंड देखो तो किडनी में कोई हाइपरट्रोफी नहीं है। इसका मतलब कि ये जो 55 GFR है इसको बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ है। अगर किसी का EGFR मतलब उसकी फिल्ट्रेशन रेट लगभग आधी हो गई है, 9500 के आसपास होती है नॉर्मल, और किसी की 55 है तो लगभग आधी हो चुकी है, और GFR मतलब फिल्ट्रेशन रेट आपकी किडनी की जो फंक्शन है वो लगभग आधी पे आके रुकी है। अगर ऐसी ही आधी वो बहुत लंबे समय तक होती तो आपके किडनी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता, क्योंकि आपकी किडनी तो बहुत अच्छे अमाउंट्स में टॉक्सिन, जैसे आप क्रिएटिनिन ही देखो, क्रिएटिनिन भी तो एक टॉक्सिन ही है जिसको क्लियर करके बाहर हमें निकालना है। अब वो ब्लड में हम ब्लड सैंपल निकाल रहे हैं तो क्रिएटिनिन हाई मिल रहा है, मतलब कि वो क्रिएटिनिन जो बाहर किडनी को निकाल देना चाहिए था वो अब भी ब्लड में ही है, वो बाहर नहीं निकल रहा, यानी किडनी फिल्टर आउट नहीं कर पा रही। तो इसी तरह किडनी पे क्या होता है कि ओवर द टाइम अगर बहुत लंबे समय तक आपका फिल्ट्रेशन रेट लो है तो बहुत लोड पड़ता जाता है किडनी पे, ठीक है, और उसके बाद किडनी जो है उसकी साइज़ में इंक्रीज़ आ जाएगा। और तो इसी तरीके हमें कुछ कुछ टेस्ट देखने हैं, जैसे हमें क्रिएटिनिन देखना है, सिस्टैटिन सी देखना है, GFR देखना है, और इन सभी चीज़ों को देख के हमें डिसाइड करना है, ठीक है। और मेनली हमें जो ध्यान रखना है, जो किडनी फंक्शन को जो मोस्टली डिटोरिएट करता है, देखो 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है कि एंड्रोजन्स लिए, स्टेरॉइड्स लिए तो किडनी फंक्शन जो है वो वैसे ही डिस्टर्ब होता है, ठीक है। मतलब जैसे अगर मैं मेल टू फीमेल की बात करूँ, प्रिकॉशंस क्या रखा जाए इसके लिए? हाँ, जैसे हम मेल टू फीमेल देखें, ठीक है, तो हमने देखा कि जैसे फीमेल्स की ओवरीज होती है जिसमें ईस्ट्रोजन बनता है, ठीक है, उसको निकाल दिया गया तो किडनी का फंक्शन गिर गया, ठीक है। और मेल्स की जो टेस्टिस होती है उनको रिमूव किया गया, टेस्टिस को रिमूव किया गया जब, तो हमने देखा कि किडनी का फंक्शन इंक्रीज़ हो गया। इसका मतलब ये है कि ईस्ट्रोजन जो है, जो स्टेरॉयडल हार्मोन है, उसकी एंड्रोजेनिसिटी बहुत कम है, और जो टेस्टोस्टेरोन है उसकी एंड्रोजेनिक नेचर बहुत हाई है। तो इससे हमें सबसे पहली चीज़ ये क्लियर हो रही है इसको देख के कि जो जितने भी एंड्रोजेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उनसे किडनी का फंक्शन डिटोरिएट होता है। तो जो आप सब्सटेंस ले रहे हो उससे किडनी का फंक्शन डिटोरिएट होगा। इसीलिए कहते हैं कि आपके जो सब्सटेंस का चॉइस है वो काफ़ी स्मार्ट होना चाहिए, क्योंकि जैसे मान लो आप जो कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा एंड्रोजेनिक हैं, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, हाँ, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि ऑफ सीज़न में ट्रेनबोलोन जैसी सब्सटेंस भी यूज़ करते हैं, और उसकी एंड्रोजेनिसिटी बहुत हाई है तो किडनी के लिए और ज़्यादा नुकसान करेगा। तो एंड्रोजेनिसिटी जितनी हाई किडनी के लिए उतना प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। तो इसके लिए तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर मान लो आप ऑफ सीज़न में भी लंबी साइकिल में टेस्टोस्टेरोन, NPP, डेका वगैरह ले रहे हो, तो इनके वजह से, इनकी जो एंड्रोजेनिक नेचर की वजह से जो डिस्टर्बेंस आएगा किडनी में वो तो आना ही है, उसके लिए आप कुछ खास कर नहीं सकते, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम आती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है उसकी प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए आप एंटीऑक्सीडेंट्स रन कर सकते हो, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स में किडनी के लिए एंटीऑक्सीडेंट जैसे एस्ट्रागलस अच्छा काम करता है, NAC ये अच्छा काम करता है, और भी विटामिन C एंटीऑक्सीडेंट अगेन, तो ये अच्छा काम करता है, देखा गया रिसर्चेज में। तो ये सब आप कर सकते हो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए, ठीक है। एंड्रोजेनिसिटी का तो कुछ खास कर नहीं कर सकते, उसमें आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि अपने कंपाउंड सिलेक्शन को अच्छे कर सकते हो, और डोजेजेस बहुत हाई नहीं रखो। जैसे मान लो कि कोई ट्रेनबोलोन यूज़ कर रहा है 100 mg पर वीक, और कोई टेस्टोस्टेरोन यूज़ कर रहा है 1000 mg पर वीक, तो ऑब्वियसली वो जो टेस्टोस्टेरोन है 1000 mg पर वीक, उसकी एंड्रोजेनिसिटी कम है, टेस्टोस्टेरोन की एंड्रोजेनिसिटी कम है, बट ट्रेनबोलोन की बहुत हाई है। लेकिन डोज भी तो आप देखो, कहाँ कोई 100 mg ट्रेनबोलोन पर वीक यूज़ कर रहा था, कहाँ कोई 1000 mg टेस्टोस्टेरोन पर वीक यूज़ कर रहा है। तो ऑफकोर्स एंड्रोजेनिक नेचर एक्यूमुलेटिव वे में टेस्टोस्टेरोन का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अपने डोजेजेस का ध्यान रखना है, कंपाउंड सिलेक्शन ध्यान रखना है, ऑफ सीजन में ट्रेनबोलोन जैसे कंपाउंड्स नहीं यूज़ करना है। और इसके बाद जो सबसे बड़ा इशू है जिसको आप कंट्रोल कर लो तो आपकी मैक्सिमम चीज़ें रिवर्स भी हो जाएंगी, और अगर आप इनिशियली शुरुआत से ही इसको अगर ध्यान रखते हो तो किडनी फंक्शन ज़्यादा डिटोरिएट ही नहीं होगा। वो होगा सबसे बड़ा इशू होगा ब्लड प्रेशर का। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, ठीक है, तो जैसे ब्लड जब बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट प्रेशर से किडनी को एंटर नहीं करेगा ना, तो उस जहाँ से किडनी में एंटर करता है ब्लड, अगर उसका प्रेशर बहुत हाई हुआ तो फिर जहाँ से एंटर करता है वहाँ पे स्कार बना देता है। वो चीज़ नहीं होगी, वहीं से मेन प्रॉब्लम शुरू होती है। जैसे मान लेते हैं कि कोई बॉडी बिल्डर है, उसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, लेकिन वो जेनेटिकली प्री डिस्पोज्ड है ब्लड प्रेशर के लिए, ठीक है। और जैसे ही आप कंपाउंड डालो, कोई भी आप कंपाउंड डालो ना, कुछ भी, एनीथिंग, स्टेरॉयडल कंपाउंड कोई भी डालो, टेस्टोस्टेरोन, प्रीमो, NPP, डेकाट्रेन, कुछ भी डालो, तो ये मिनरल रिटेंशन बढ़ाते हैं। अब मिनरल रिटेंशन से क्या होगा कि वाटर रिटेंशन बढ़ेगी, वाटर रिटेंशन बढ़ेगी तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो उतने फूलेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा उसमें,
हाँ, तो सिर्फ अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो सिर्फ किडनी की प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो आपके हार्ट अटैक के भी चांसेस हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि जिस वेसल में, जिस नली में ब्लड बह रहा है वो बहुत तेज़ी से बह रहा है, तो उस वेसल को भी वो डिस्टर्ब कर रहा है। तो जैसे हमारे हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी है, जहाँ पे प्लैक जम जाता है तो ब्लॉकेज हो जाती है, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है तो उनकी वेसल्स डैमेज होती हैं। तो जैसे वेसल्स जब डैमेज होंगी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, तो वहाँ पे प्लैक के जो चांसेस हैं और बढ़ जाएंगे। तो जैसे एक रीज़न ये भी होता है हार्ट अटैक्स में ब्लड प्रेशर का भी, जो ब्लॉकेज से हार्ट अटैक होती हैं उसमें ब्लड प्रेशर भी कंट्रीब्यूट करता है, और सबसे मेजर इफेक्ट्स डालता है किडनी पे, और सबसे जल्दी जो इफेक्ट डालेगा वो किडनी पे ही डालेगा, हाई ब्लड प्रेशर। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है जब आप साइकिल यूज़ कर रहे हो, या तो आप कुछ सप्लीमेंट्स, अब आपका वो प्रोटोकॉल है कि आप किस तरीके से उस ब्लड प्रेशर को कम रखोगे, ठीक है। तो आप मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ मेडिसिन को। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई जा रहा है तो पहले मान लो डोजेजेस दी गई, उसके बाद ब्लड प्रेशर रेगुलरली मॉनिटर किया गया कि कहाँ जा रहा है वो, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली वो डोजेजेस दी गई, ठीक है। तो मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। उसमें भी बहुत सारे मतलब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स में भी बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, उसमें से पर्टिकुलरली चूज़ करना पड़ता है कि कौन सा दिया जाए, किस डोज में दिया जाए। तो इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, तो 90% जो किडनी फंक्शन डिटोरिएट होगा वो उसको बचाया जा सकता है, और एक बार ख़राब हो चुकी है तो उसमें भी उसको इंटरवीन करके उसको रिवर्स भी किया जा सकता है। तो 50% जो रिवर्सल है वो तो आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल